नमस्ते। हिंदी साहित्य के ऑनलाइन क्लासों में स्वागत, अभिनंदन। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के वर्गीकरण में आज अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य के वर्गीकरण में आप देखें तो पहले आपके वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण में ब्लैक कैसे आ रहा है? राष्ट्र साहित्य के बाद में आप पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य के पश्चात नाथ साहित्य, जैन साहित्य के पश्चात लौकिक साहित्य और लौकिक साहित्य के पश्चात अंत में है गद्य साहित्य। तो आदिकालीन वर्गीकरण के अंतर्गत राष्ट्र साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और सबसे अंत में है गद्य साहित्य। तो राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत जैन कवियों के द्वारा धर्मरास काव्य भी लिखे गए और चारण आदि कवियों के द्वारा ऐतिहासिक राष्ट्र साहित्य भी लिखे गए। तो राष्ट्र साहित्य को मैं बाद में बताऊंगा कि पहले आप देखेंगे कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य आते हैं। धार्मिक साहित्य की दृष्टि से देखें तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और अंत में है जैन साहित्य। तो सबसे पहले अपन सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सिद्धों का जो उद्भव है वह बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक यीन यान और दूसरी है वज्रयान। और इसी वज्रयान शाखा से सिद्धों का उद्भव हुआ है। तो सिद्धों का उद्भव वज्रयान शाखा से हुआ है, जो सिद्ध कालांतर में तंत्र मंत्र और जादू टोने में निपुण थी। सिद्धों की संख्या महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 84 बताई है और इन 84 सिद्धों के नाम के अंत में पा लगता है। सिद्धों की संख्या कितनी है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 और 84 सिद्धों के नाम के अंत में क्या आता है? पा। जैसे आप देखेंगे सबरपा, लुईपा, सरप्पा, और डोमिपा आदि। तो
84 सिद्धों के नाम के अंत में पा लगा हुआ होता है, जिसमें लुईपा, सबरपा, सरपा आदि प्रमुख सिद्ध कवि है। इन सिद्धों में 84 सिद्धों में जो सबसे ऊंचा स्थान था वह लुईपा का बताया जाता है, और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का जो पहला कवि है इन्हीं 84 सिद्धों में से सरपा को हिंदी का पहला कवि बताया है, जिसका समय 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। सरपा जो सहजयान का प्रवर्तक है, और सरपा के द्वारा अपने जीवन काल में 32 रचनाएं लिखी गई, जिसमें द्वाकोश प्रमुख है। तो सरपा क्या है? सहजयान के प्रवर्तक है, और इन्होंने 32 काव्य रचनाएं लिखी है, जिसमें द्वाकोश प्रमुख है। हिंदी का पहला कवि सरपा को बताया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हिंदी का जो पहला कवि सरपा है, लेकिन हिंदी की जो पहली रचना है वह सरपा की नहीं है। सरपा के द्वारा लिखी गई कृति प्रसिद्ध है द्वाकोश, लेकिन हिंदी का पहला कवि सरपा है। हिंदी की पहली रचना सरपा के द्वारा नहीं लिखी गई है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की जो पहली रचना है वह है जैन कवि देवसेन के द्वारा लिखी गई श्रावकाचार। देवसेन के द्वारा लिखी गई जो श्रावकाचार है, श्रावकाचार 933 ईस्वी में इसे लिखा गया, 933 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें जैन धर्म के श्रावक नियमों को क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो आज सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ रहे। सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, इनकी संख्या 84 बताई जाती है, और नाम के अंत में क्या है? पा। और इनमें सरपा हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने बताया कि सरपा हिंदी का पहला कवि है, जो 7वीं शताब्दी के आसपास का समय इसका बताया जा रहा है। इन्हें सिद्धों की जो भाषा है वह संध्या भाषा बताई जाती है। सिद्धों की भाषा क्या है? संध्या भाषा, जिसे आप संध्या भाषा भी कह सकते हैं। संध्या भाषा अर्थात आप कह सकते हैं कि संध्या के समय प्रकाश और अंधकार का क्या है? इसमें मिश्रण है। संध्या भाषा एक अंत सदनात्मक अनुभूतियों के प्रतीकों की भाषा है। अंत सदनात्मक अनुभूतियों के प्रतीकों की भाषा है, जिसका अर्थ खुलने पर हमें समझ में आती है, और इसी संध्या भाषा का अनुसरण नातों ने किया, और नातों से निर्गुण संतों के अंतर्गत आती है। और निर्गुण संतों में कबीर की जो भाषा है संध्या भाषा, जिसे वर्तमान में उलटवासी के नाम से जाना जाता है। तो इसी संध्या भाषा का अनुसरण नातों ने किया, और नातों से किसमें आई? निर्गुण संतों में। नातों से निर्गुण संतों में, और निर्गुण संतों में कबीर ने इसी संध्या भाषा का अनुसरण किया, और वर्तमान में ये कबीर की उलटवासी के नाम से जानी जाती है। उलटवासियों के नाम से जानी जाती है। चलिए सिद्ध साहित्य को पढ़ते हैं, यानी कि सिद्धों की भाषा अंत सदनात्मक अनुभूतियों के प्रतीकों की भाषा है। सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी, जिसमें एक है हीनयान और दूसरी वज्रयान। वज्रयानियों नहीं है, ये शब्द है वज्रयानियों। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। यानी वज्रयानी कौन है? सिद्ध है, क्योंकि बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान, और इसी से सिद्धों का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। इसीलिए वज्रयानियों को ही क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? 84 बताई। ये लोग अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरप्पा, लुईपा, सबरपा। सबरपा शब्द सबरपा, डोमिपा आदि। इनका समय 7वीं से 8वीं सदी में सिद्धों का समय माना जाता है। 7वीं से 8वीं सदी का समय बताया है। आगे बढ़ते हैं।
सिद्ध समय 7वीं से 8वीं शताब्दी का बताया। और मैंने आपको कहा सिद्धों की जो भाषा है वह संधा भाषा थी, जिसे अंतःसंधात्मक अनुभूतियों के प्रतीकों की भाषा कहा गया है। अंत सदनात्मक अनुभूति, अंत सदनात्मक अनुभूतियों के प्रतीकों की भाषा। जिसका अर्थ खुलने पे समझ में आती है। और पहला कवि सरपा है जो दुआ कोश के रचयिता है। अब आप पढ़ेंगे नाट्य साहित्य। नाट्य साहित्य जिस तरह से सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है, वैसे ही नातों की संख्या 9 है। नातों की संख्या कितनी है? 9 नात हुए हैं। और इन नातों में सबसे ऊंचा स्थान या नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वे मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ को माना जाता है। नाथों के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ है। नाथों का उद्भव भी सिद्धों की तरफ बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ। नाथों का उद्भव वज्रयान शाखा से हुआ है। और नाथों में गोरखनाथ आदि पुरुष शिव का अवतार माना जाता है। और गोरखनाथ ने पंतजलि के योग साधना को अपनाते हुए हठ योग शाखा का प्रवर्तन किया। पंतजलि के योग साधना को अपनाते हुए हठ योग शाखा का प्रवर्तन किया। और इसी हठ योग में आप देखेंगे हठ क्या हो गया? हठ योग शाखा का प्रवर्तन किया। हठ योग जिसमें ह का अर्थ क्या होता है? सूर्य। ह का अर्थ सूर्य व ठ का अर्थ क्या बताया है? चंद्र होता है। तो पंतजलि के योग साधना का प्रवर्तन करते हुए हठ योग शाखा का प्रवर्तन किया, जिसमें ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र होता है। नाथ साहित्य। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ को माना गया है। नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के आसपास का समय बताया है। 12वीं से 14वीं सदी तक का समय। और इन्हीं नाथ साहित्य का जो प्रभाव है हिंदी में संत काव्य के ऊपर भी इस प्रभाव को देखा जाता है। संत काव्य पर भी नाथों का प्रभाव। डॉक्टर पीताम्बर नाथ पीताम्बर दत्त है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी से किया। डॉक्टर पीताम्बर नाथ बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है वह गोरखवाणी के नाम से किया। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। तो गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और शून्य समाधि का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। गोरखनाथ ने सठ चक्र वाले योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। सठ चक्रों वाला गोरखनाथ ने छठ चक्र मार्ग जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्होंने चलाया। गोरखनाथ ने अपने शिष्य को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया है। यानी गोरखनाथ नारी से हमेशा दूर रहने का संदेश दिया अपने शिष्यों को। इसीलिए कबीर ने भी नारी को वृक्ष की बेल के समान बताया है। कबीर साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। तो नाथ साहित्य का प्रभाव किसके ऊपर देखने को मिलता है?
संत काव्य के अंतर्गत भी है। और इसी संत काव्य में नातों का अनुसरण कबीर ने किया और कबीर के काव्य में भी, कबीर के पदों में भी नारी विरोध देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वह रूखापन एवं ग्रस्त के प्रति अनादर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नातों की सबसे बड़ी कमजोरी बताते हैं इनकी ग्रस्त, रूखापन एवं ग्रस्त के प्रति अनादर भाव होता है। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर इन्होंने तीव्र प्रहार किया है। नातों ने ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड पर तीव्र प्रहार किया। उनका सिद्धांत था, नातों का सिद्धांत है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, अर्थात जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। नातों का प्रसिद्ध कथन क्या है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ईड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, छठ चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नातों की अंत साधना से, आदि नातों की अंत साधना के मुख्य अंग है। संध्याभाषा, जिसे आप संध्या भाषा कहते हैं, संध्याभाषा या उलटबासी की शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। उलटबासी क्या है? एक संध्याभाषा ही है जिसका अनुसरण कबीर ने किया है। संध्याभाषा कहां से आई? सिद्धों से। अब जैन साहित्य, जैन साहित्य का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वह भारत के गुजरात राज्य, गुजरात जैनों का मुख्य एक केंद्र बिंदु बताया गया है। जैन मतावलंबी दो प्रकार के, दो तरह के जैन मतावलंबी है। एक तो वे जैन मतावलंबी जो नाथ सिद्धों की तरह उपदेश, नीति सदाचार और नीति सदाचार पर बल एवं कर्म कांड का खंडन किया है। दूसरे तरह के वे संत जैन कवि आते हैं जो पौराणिक कथा काव्य या लोक प्रचलित कथा काव्य के आधार पर जैन धर्म का प्रचार किया। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। जैन काव्य अधिकांश गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में रचा गया। यह प्राय प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है, प्रामाणिक है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंत साधना, उपदेश, नीति सदाचार पर बल और कर्म कांड का खंडन है। तो एक तो नाथ सिद्धों की तरह अंत साधना, नीति सदाचार पर बल और कर्म कांड का खंडन। वे प्राय दो में रचित मुक्तक है, दो में रचित है प्राय और मुक्तक। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया। तो दूसरी पौराणिक लोक कथाओं का आधार बनाकर जैन धर्म का प्रचार किया। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित्र काव्य इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जैन पौराणिक काव्य और चरित्र काव्य इसी पौराणिक काव्य के अंतर्गत आते हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र 12वीं शताब्दी का जैन कवि है जिन्होंने शब्दानुशासन, इनकी कृति का नाम है हेमचंद्र की कृति शब्दानुशासन। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण भी किसकी है? हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति है जिसकी भाषा अपभ्रंश है। अपभ्रंश भाषा, प्राकृत अपभ्रंश भाषा में जैन साहित्य लिखा गया। और मेरुतुंग जो 13वीं शती का कवि है जिन्होंने परबंध चिंतामणि, मेरुतुंग की कृति का क्या नाम है? परबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित है। सदाचार, उपदेश, रस्य साधना वाली मुक्त रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत
मिलती है। इसमें भी सहज पर बल दिया गया है। जोइंद नहीं है, ये जोइंदू है। जो इंदु 10वीं शताब्दी का कवि है। मुनि राम सिंह, जो 10वीं शताब्दी की इनके द्वारा लिखी गई कृति पाउर दुआ। मुनि राम सिंह एक प्रसिद्ध जैन कवि है जिसकी कृति का नाम है पाहुर दुआ। बारहवीं शताब्दी आदि इसी कोटि के प्रमुख जैन कवि है। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि अपभ्रंश के सबसे महान कवि स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि। स्वयंभू की जो रचनाएं हैं, जिसमें पौमचर्यु, स्वयंभू चंद और रीट ठने मीच सरयू। तो ये जो रचनाएं हैं स्वयंभू की है। पौमचर्यु, स्वयंभू चंद और रीट ठने मीच सरयू। प्रसिद्ध अपभ्रंश भाषा का महान कवि है स्वयंभू, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर क्या लिखा? पौमचर्यु की रचना की, जो राम कथा पर आधारित है। स्वयंभू 8वीं शती के कवि है। पौमचर्यु इनकी प्रसिद्ध कृति है जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह इसमें कड़वक बद्ध है। पौमचर्यु में जिस तरह रामचरितमानस तुलसी की कृति है और जायसी की कृति पद्मावत में कड़वक बद्ध का प्रयोग किया गया है, उसी तरह पौमचर्यु भी एक कड़वक बद्ध शैली में लिखी गई है। बात करते हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के पश्चात लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य क्या है? तो लौकिक साहित्य से अभिप्राय उन साहित्य से है जो लोक संवेदना से उपजा है। लौकिक साहित्य लोक संवेदना से उपजा है। ये लोक मनोरंजक के लिए लिखा जाता था। लोक मनोरंजक का काव्य है जो लोक संवेदना से उपजा है, उसको संग्रहित व अभिव्यक्त किया जाता है। संग्रहित और अभिव्यक्त किया जाता है। लोक की संवेदना से उपजा है और उसे अभिव्यक्त किया जाता है। लोक मनोरंजक ये काव्य है। लौकिक काव्य क्या है? एक लोक मनोरंजक काव्य है, जन के बीच मशहूर रहता है। तो ये लोक मनोरंजक काव्य है जो जनता के बीच में, जन के बीच में एक मशहूर रहता है, प्रसिद्ध रहता है, जो लोक का कंठहार बना हुआ है, जो प्रत्येक लोगों का कंठ का हार बना हुआ है, गले का हार बना हुआ है, क्योंकि ये एक लोक रंजक काव्य है जिसे संग्रहित और अभिव्यक्त किया जाता है। इस काव्य में जन की कुछ बोलचाल की और उनके कहे जाने वाले पद काव्य की भाषा के कुछ नमूने प्राप्त हैं। तो लोगों के द्वारा कहे गए पद और उसकी भाषा के कुछ नमूने इसमें संग्रहित होते हैं। इस साहित्य में प्रमुख रूप से अमीर खुसरो और विद्यापति। लौकिक साहित्य जिसमें प्रमुख स्थान अमीर खुसरो और विद्यापति का है। लौकिक साहित्य में आप देखेंगे हिंदी के प्रमुख लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। वास्तविक नाम
अबुल हसन। जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली गांव। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी। तो इनके लौकिक काव्य देखिए, तो ये जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरिया, दो सुकने आदि इन्होंने लौकिक काव्य लिखे। लौकिक काव्य इनके द्वारा लिखे गए। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग किया। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले आदिकाल के अंतर्गत अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। काव्य भाषा के रूप में किया। खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने आदिकाल में काव्य भाषा के रूप में किया है। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, अमीर खुसरो को आदिकाल के अंतर्गत खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि अमीर खुसरो। खुसरो के ग्रंथों की संख्या ऐसे 100 बताई जाती है, लेकिन कालांतर में 20-21 ही रचनाएं इनकी उपलब्ध होती है। 100 से अधिकतम उन्होंने रचनाएं लिखी, लेकिन 20-21 ही इनकी उपलब्ध होती है। और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में खालिक बारी एक शब्दकोश है। अमीर खुसरो का क्या है, ये शब्दकोश है। खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरिया, दो सुकने आदि इनकी लौकिक साहित्य है। गजल, अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने एक पद बोला था, श्लोक कि गोरी सोवी सेज पर मुख पर डारे केस, सल खुसरो घर रहन बही आदेश। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब प्रमुख लौकिक साहित्य में खुसरो के पश्चात विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के 20वीं गांव में इनका जन्म हुआ था। और सन 1450 ईस्वी में विद्यापति का निधन हुआ। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के दीपसी नामक गांव के निवासी थे। आदिकाल में विद्यापति श्रृंगारी कवि भी हुए। इन्हें श्रृंगारी कवि के नाम से जाना जाता है। आदिकाल के ये श्रृंगारी कवि हैं। तो आदिकाल में ये श्रृंगारी कवि है। मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। इन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली भाषा में भी इन्होंने काव्य रचनाएं की है। और मैथिली भाषा की लिखी गई इनकी प्रसिद्ध रचना है वह है पदावली। कीर्ति पताका उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है। पदावली, विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली भाषा। कीर्ति पताका ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई काव्य रचना है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबार में दरबारी कवि। विद्यापति को मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यापति मैथिली कोकिल, कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। विद्यापति सेव थे तथा उनकी पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार का समन्वय देखने को मिलता है। तो विद्यापति मैथिली कवि है, जिन्हें मैथिली कोकिल, कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा में कीर्ति लता, कीर्ति पताका इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं।
अब देखेंगे लौकिक साहित्य में विद्यापति और अमीर खुसरो के पश्चात प्रमुख अन्य लौकिक साहित्यों में डोला मारूरा दुआ, डोला मारूरा दुआ, ये कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई लौकिक साहित्यिक रचना है। कवि कल्लोल। कालांतर में कवि कुशल लाभ के द्वारा कुछ पद जोड़े गए, इसलिए ये डोला मारू कृति कवि कुशल लाभ की भी मानी जाती है। संदेश रासक, संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई रचना 12वीं शताब्दी की रचना है, जिसमें एक ये वीर काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक योगिनी की कथा है। तो ये प्रसिद्ध लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य के पश्चात आप बात करेंगे हिंदी के आदिकाल के अंतर्गत प्रमुख गद्य साहित्य के। गद्य साहित्य के अंतर्गत रोड़ा कवि के द्वारा एक रचना लिखी गई राहुल वेली। राहुल वेली एक 10वीं शताब्दी की कृति है, जिसे शंभु काव्य कहा जाता है, जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण है। राहुल वेली किसके द्वारा लिखी गई है? तो रोड़ा कवि के द्वारा ये लिखी गई रचना है। ये 10वीं शताब्दी की कृति है। 10वीं शताब्दी की कृति है। ये एक शिलांकृत कृति है। किस प्रकार की कृति है? शिलांकृत कृति है, पत्थर पर खोदा गया है। इसे राहुल वेली को एक चंपू काव्य भी कहा गया है। ये क्या है? चंपू काव्य। और चंपू काव्य क्या है? वह काव्य जिसमें गद्य पद्य का क्या होता है? मिश्रित रूप। चंपू काव्य गद्य व पद्य का क्या है? मिश्रित रूप है। चंपू काव्य में गद्य पद्य का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो राहुल वेल के द्वारा गद्य साहित्य में लिखी गई रोड़ा कवि राहुल वेल उसकी कृति का नाम है और 10वीं शताब्दी की रचना है। ये एक शिलांकृत रचना है, जिसमें राजस्थानी भाषा के शब्द भी इस कृति में देखने को मिलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। गद्य साहित्य में राहुल वेल कवि है, रोड़ा कवि। यह एक पत्थर पर लिखी गई, मैंने कहा शिलांकृत करती है, पत्थर पर लिखी गई चंपू काव्य है। चंपू काव्य वह होता है जिसमें गद्य और पद्य का क्या है? मिश्रित रूप होता है। इसमें राहुल नाम की नायिका का एक नक्सिक वर्णन है, यानी ये एक राहुल नाम की इस रचना में नायिका है जिसका नक्सिक वर्णन देखने को मिलता है। इसकी भाषा में हिंदी की कई बोलियां, जिसमें विशेषकर राजस्थानी के शब्द मिलते हैं। राजस्थानी भाषा के शब्द पहली बार रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई राहुल वेल नामक कृति में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ण रत्नाकर, जो 14वीं शताब्दी की रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई। वर्ण रत्नाकर ये भी एक गद्य साहित्य के अंतर्गत आती है और ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा इसे लिखा गया। ज्योतिश्वर ठाकुर यह मैथिली हिंदी का सबसे प्राचीन उपलब्ध गद्य साहित्य है। मैथिली हिंदी का सबसे प्राचीन गद्य साहित्य है। ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया वर्ण रत्नाकर। इसमें लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। तो लोक भाषा और अपभ्रंश का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। यह ग्रंथ आदिकालीन समाज, रीति रिवाजों और मान्यताओं को समझने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह भी एक हिंदी का
प्रमुख गद्य साहित्य है जिसके रचयिता दामोदर शर्मा को माना गया। तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है जो दामोदर शर्मा के द्वारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रमुख गद्य आधिकारिक गद्य साहित्य है। यह आदिकाल के काव्य रूपों और गद्य पद्य शैलियों के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है। तो हिंदी गद्य साहित्यों में वन रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर के द्वारा लिखा गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया, और राहुल वेली जो पहली चंपू काव्य है जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण मिलता है, रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया जो 10वीं शताब्दी की कृति है। अब आदिकालीन वर्गीकरण में आप देखिए राष्ट्र साहित्य, बात करता हूं मैं राष्ट्र साहित्य की। राष्ट्र साहित्य, तो राष्ट्र साहित्य में राष्ट्र साहित्य चारण कवियों के द्वारा लिखी गई, और राष्ट्र साहित्य एक धार्मिक संत काव्य के द्वारा रास साहित्य भी लिखा गया। राष्ट्र साहित्य में आप देखिए तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से बताई है। रासक शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो एक कथा काव्य भी है और अपभ्रंश भाषा का एक छंद भी है। तो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया रासो साहित्य, जिसमें प्रमुख रासो साहित्य में आप देखें तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्र बरदाई के द्वारा, चंद्र बरदाई। फिर पृथ्वीराज रासो के पश्चात दूसरा है परमाल रासो। परमाल रासो कवि जगनीक के द्वारा लिखा गया, कवि जगनीक के द्वारा लिखा गया, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख शासक परमार्दी देव के दो सेनापति आला उदल का इसमें क्या देखने को मिलता है? उसकी वीरता का बखान। कवि जगनीक के द्वारा लिखा गया परमाल रासो, बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो जो अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ का इसमें चित्रण मिलता है, जिसके बिसलदेव रासो की जो नायिका है राजमती, और राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का इसमें चित्रण है। नरपति नालक के द्वारा इसे लिखा गया, नरपति नालक। नरपति नालक के बाद आप बिसलदेव रासो के पश्चात आप देखेंगे विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो नल कवि के द्वारा लिखा गया, नल कवि के द्वारा लिखा गया विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के पश्चात हमीर रासो, हमीर रासो, और हमीर रासो के जो रचयिता है कवि सारंगधर, सारंगधर। सारंगधर के पश्चात जयचंद, जयचंद जस चंद्रिका, जयचंद जस चंद्रिका। मधुकर कवि, मधुकर कवि। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, और जयचंद प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रासो काव्य भट्ट केदार। फिर आप देखेंगे खुमान रासो, खुमान,
कुमान रासो, दलपति विजय, दलपति विजय, बुद्धि रासो, बुद्धि रासो, जलन के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? जलन चंद्र बरदाई का पुत्र है। इसी तरह रासो साहित्य के बाद में आप देखेंगे प्रमुख जैन कवियों के द्वारा लिखे गए रास साहित्य। रास साहित्य में आप देखें तो बुद्धि रास, बुद्धि रास किसके द्वारा लिखा गया? मुनि शालिभद्र सूरी के द्वारा, शालिभद्र सूरी। रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास किसके द्वारा लिखा गया? तो विजय सेन सूरी के द्वारा, विजय सेन सूरी के द्वारा लिखा गया रेवंतगिरी रास। फिर जैन साहित्य में देखिए नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास सुमति गण के द्वारा लिखा गया, सुमति गण के द्वारा लिखा गया नेमिनाथ रास। जीव दया रास, जीव दया रास आसगु कवि, जीव दया रास के पश्चात आप देखेंगे चंदन बाला रास, चंदन बाला रास, ये भी आसगु कवि के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से आपने आदिकालीन साहित्यिक वर्गीकरण, जिसमें धार्मिक साहित्य, जिसमें सिद्धनाथ जैन, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य के बारे में विस्तृत पढ़ा है। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रकरण के साथ। धन्यवाद।